वाली गाड़ी ले लेते हैं। तो हमें जो हैबिट है वो हमें एसेट नहीं बना पाते। इसके ऊपर आप सारी रिसर्च करो, एसेट कैसे बनाना। और एसेट होता क्या, जो आपको पैसा जो है कमा के दे, उसको बोलते हैं एसेट। अब वो क्या होता है, फ्लैट अगर खरीद लिया वो आपको एसेट बना के दे देगा, या 10 दुकानें बना ली, वो क्या है आपके लिए एसेट है। वो दुकानें क्या करेंगी, तो आपका पैसा जो है आपको मल्टीपल करके वो वापस। एक और जगह इन्वेस्टमेंट है, स्कूल, याद है प्राइवेट। अब हम पता क्या सोचते हैं, मेरे पास जब पैसा आएगा फिर अपनी पता सोच पा रहे हैं। इसलिए इसमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। अब आती बात फंडिंग का सोर्स कहां से आपका, डेट, इक्विटी एंड गवर्नमेंट। अच्छा डेट तो सबको पता है, कर्जा जो होते हैं। अच्छा इक्विटी किसी को पता है थोड़ा बहुत, क्या शेयर। जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, मैं इनके पास गया, सर मुझे ना पैसा दे, बिना ठीक है मैं पैसा तो दूंगा लेकिन मैं इक्विटी भी चाहिए, मुझे आपकी कंपनी को कुछ शेयर्स भी चाहिए कि अगर आपकी कंपनी 10 लाख कमाएगी तो उसका 5% जो है मंथली मुझे आना चाहिए। अगर वो ईयरली कमाती है तो ईयरली मुझे इतना आना चाहिए। दैट इज द इक्विटी की फॉर्म। अब गवर्नमेंट स्कीम्स वही आ गई कि लोन वगैरह। अब एक और चीज आ गई वही बात का, फाइनेंशियल प्लानिंग। और आपने देखा होगा आज से 10 साल 15 साल पहले सैलरी कम होती थी लेकिन कभी तंगी आई किसी को। आज 60-70 हजार होने के बाद भी तंगी आई। रीजन क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। और सिमिलरली क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बेचारे जो हम सब जो एम्प्लॉयड लोग हैं, ये जो 20 से 30 वाला जो मतलब डेज होता है ये काफी कठिनाई से निकलते हैं मैक्सिमम मुलाजिम। रीजन क्या है कि पैसे को प्रॉपर प्लान नहीं करता। अब देखें उसके बाद बात आती है वही हम बजटिंग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब बजटिंग की एक चीज याद रखिए, जब आप कोई बिजनेस करते हैं आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा बजट क्या रहेगा। अगर कहीं एक्सपेंसिव जो है एक्सपेक्टेड अगर बढ़ गए, मान लो आपकी कंपनी पे आप 10 लाख लगाना चाहते थे लेकिन आपने 12 लगा दिया, अब आप क्या करें, कैसे उस प्रोसेस को डील करें। इसलिए यहाँ पे एक चीज आती है कि आपने क्या करना है, कुछ सेविंग्स आपने रखनी पड़ेगी। अगर कहीं बजट बढ़ गया तो अगर आपके पास सेविंग्स होगी आप क्या कर सकते हो, उस महीने आप क्या करोगे, अपना सर्कल निकाल लो। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपकी सैलरी थी, लोन की किस्त चल रही थी, अभी पीछे जैसे हुआ कि 2 महीने की किस्त कट गई लगातार, 2 महीने की इकट्ठी कट गई। किसी की सैलरी 50,000 थी, किस्त थी 40,000 की। अब वो 10,000 में एक महीना चलाना मुझे नहीं लगता इतना आसान। अब उसने वहां क्या किया, और किसी बंदे ने सेविंग रखी होगी, उसको टेंशन होगी या पैसे निकाल के रखे होंगे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं यार कुछ सेविंग मेरे पास पड़ा है। तभी कहते हैं बजटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बजट प्रॉपर्ली बना के चलना है। कैश फ्लो जरूरी है। कैश फ्लो क्या है, जो आपके पास पैसा है आप उस तरीके से किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मेरी तरह, जैसे मैंने दुकान खोली थी, पैसा आ रहा था लेकिन मैंने क्या करा, खर्चता क्या देखते हैं बाद में, तो मुझे जेब से फिर पैसा लगाना था। सिमिलरली ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आप अपने कैश को मैनेज करते हैं। जो पैसा आपको आ रहा है वो कंपनी कमा के दे, जैसे मुझे दे रही थी कमा के, मुझे वो दुकान पैसा दे रही थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं वो सारा का सारा क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। मुझे करना क्या चाहिए था, उसका 2% या 3% जो मेरा प्रॉफिट है, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट को खर्च करता तभी मैं, अगर नोटबुक्स खत्म हो जाती मैं दोबारा लेने के लायक बन जाता, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, अपनी जेब से। तो यही जो है बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बनना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब आती बात फंडिंग सोर्सेस कहाँ कहाँ है, जो हमने थोड़ा सा डेट है। अब डेट क्या होता है, कर्ज, या आप किससे ले सकते हो, बहुत बड़े अमीर हो तुमसे ले सकते हो, या फिर आप किसी बैंक से ले सकते हो इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे, ठीक है। अब अगर बात करें, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी कहीं भी, आई डोंट वांट टू से कहाँ भी, बट कुछ लोगों ने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट की थी, किसी से पैसे लिए थे, 10-10 लाख रुपए लिए और 4% पे अपना इंटरव्यू 4% के हिसाब से मंथली वापस कर। लेकिन हुआ क्या कि सारा पैसा डूब गया। अब वो व्यक्ति सोचता है कि मैं 4% तो छोड़ो, मैं अगर वो 10 लाख भी वापस दे दूं मेरे लिए वो क्या है, एनफ। सिमिलरली अगर हम देखें तो वही है डेट। और
एक चीज है, इंडिया में कोई बंदा शायद मतलब मुलाजिम होगा जो डेट ट्रैप में नहीं फंसा। डेट ट्रैप में सब फंसे, लोन लिया तो वो तो भी डेट ट्रैप, और डेट ट्रैप में अगर 1 महीने की किस्त आप ना दो, फिर देखो क्या लोन टाइम पे खत्म होगा, फिर नहीं होता सोचा टाइम। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, अगर आप 1 महीने की किस्त नहीं देते ना, आपका इंटरेस्ट थोड़ा डबल बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं। और वो आपको कोई भी बैंक का कर्मचारी नहीं बताता कि ये किस तरीके से ना वो बताने देंगे आप, इतने मतलब चला दो। अब अगर इक्विटी की बात करें, ये कि अपनी जो ऑनरशिप है उसको सेल कर दो। मैं सर के पास गया, सर मुझे मेरे कंपनी को थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। कहा ठीक है, बट मुझे कंपनी के शेयर चाहिए, आपका जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट जो है वो मैं, क्योंकि शार्क टैंक में सबसे ज्यादा यही चलेगा। इक्विटी के मुझे बड़े डाउट्स हैं, मेरे डाउट लेकिन क्लियर हो गए। In an exchange for the investment, investor become the shareholder. वो जो इन्वेस्टर वो क्या बन गया, शेयर होल्डर बन गया उस कंपनी। यही है इक्विटी की। जब भी आपने, अगर आप किसी के पास पैसा लेने जाओगे, या तो वो सीधा आपको लोन पैसे दे देगा, बोलेगा 10% के हिसाब से लूंगा, या तो आपको क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है इक्विटी इतने परसेंट। अब इसमें भी एक सवाल रहता था कि अगर मान लो कंपनी डूब गई, मैंने किसी से 10 लाख रुपए लिया है, क्या वो जो शेयर होल्डर है, क्या मुझे उसको अब जो अपनी कंपनी के शेयर से वो मुझे देने पड़ेंगे? वहां पे ये है कि नहीं, क्योंकि अब कंपनी आपकी डूब गई, आपके शेयर ही नहीं बचे, आप कहां से लो? फिर आपको क्या करना है, जो आपने इससे पैसे लिए हैं वो आपको दे दो। यहां पे इक्विटी में ये चीज अच्छी। अब देखो, अब इसमें एक फायदा क्या है, क्योंकि आपने अगर 10 लाख लिया, फिर आपको 12 लाख नहीं देना, आपको कोई 10 लाख ही देना है, फिर वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसने कंपनी के शेयर लिए थे, कंपनी डूब गई, फिर आपको उतना ही देना पड़ेगा। इक्विटी में ये बेनिफिट। लेकिन डेट में एक लॉस है कि अगर कंपनी डूब भी गई, आपको सोच लो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। 10 लाख का कब 15 लाख बन जाए पता नहीं। लास्ट आता है गवर्नमेंट स्कीम। ये तो हम सबको पता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है कि हमारा जो जम्मू डिवीजन, ये जो हमारे बैंक्स है, ये कभी भी प्रॉपर स्कीम्स लोगों को बताते नहीं, लोगों को स्कीम्स ही नहीं बताई होती। और इसका रीजन ये है कि हमारा जो जम्मू है वो टूरिज्म में इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है। कश्मीर में देखोगे ना, उन्होंने कोई स्कीम छोड़ी नहीं जिसको उन्हें पूरा फायदा लिया, तभी जाके टूरिज्म प्रॉपरली। और हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ बैंक स्कीम्स का पता ही। अब ये मुझे कैसे पता चला, मेरी जो भूरी उनकी शादी श्रीनगर में हुई, उसके जो हस्बैंड है वो इसी डिपार्टमेंट में आते जो स्कीम्स वगैरह निकालते हेड है उनका। वो मुझे पूछती यार आप भी जम्मू में, इतना तो लोगों को पता ही नहीं कोई स्कीम भी है यार, आप कौन सी दुनिया में, आपको स्कीम की नहीं पता। तो, हमारे यहाँ लोगों ने स्कीम कोई छोड़ी नहीं, चाहे वो जानवरों के मुतालिक हो, जैसे गाय लेनी हो उसकी बड़ी प्रॉपर स्कीम होती है। आप अच्छा कैसे पता चल रहा है कश्मीरी में राज किया, हमें कैसे पता चल रहा है? अगर हमारे बाप दादा ने दो शादी की है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसके साथ वो रहते हैं प्रॉपर्टी हमेशा उसी को ज्यादा मिलेगी, जिसके साथ में रहते हैं उसको मिलेगी 40%, जिसके साथ वो रहते हैं 50 फैक्टर जो वे भी डिस्कस होती है पॉइंट, तो इसको 40 मिलेगी। उन्होंने राज किया, अब जाके हम थोड़ा वो रोड पर रहे, चलो धीरे धीरे आप भी बोल रहे नहीं, मेरा जो पॉइंट पता क्या है, जो हमारे यहाँ बैंक है जैसे जेएंडके बैंक है, ये इनका काम है स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, अनाउंस करना, ये लोग नहीं करते, ये लोग नहीं करते इस चीज को, इनको प्रमोट करना, लोगों को बताना है। जब लोगों को पता चलेगा, लोग चीजें लेंगे और लोग पैसे भी कमाएंगे, लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, और तभी बनेंगे जब उनको वो सोर्स मिलेगा। और कश्मीर में आप जो जाओ, सेब का बाग मतलब यही है लोग, और ये भी पता पैसा कैसे गवर्नमेंट को देना है, कैसे बचाना। सर उसमें एक लिस्ट आई थी दूध स्टार्टअप में, दूध स्टार्टअप जो प्रोग्राम है दोनों अनएम्प्लॉयड, उसमें डिफॉल्टर जो है हमारा चुनाव का रखा जो वो उसका काफी हो गया, आप जानते हो डिफॉल्टर्स कश्मीर के बड़े, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका लगा के इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या सॉरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई, और बाद में दुकान में डिस्पोजल वगैरह के आगे दुकान चल गई, लोन आपको वाले में वो तरीका हमारे लोगों के पास ये नहीं। कश्मीर में इतना ज्यादा डिफॉल्टर हैं, बहुत लिस्ट देखना, अभी लिस्ट आई थी इसमें हमारा भी रिलेटेड था, और उसको डिफॉल्टर ने डाला हुआ था डीएनओ ने,
तो जब उसको हम देखने गए, पता किया तो इसको डाउनलोड की, कश्मीर में ऐसे बड़े बहुत है डिफॉल्ट, लोग। उन्होंने क्या किया, बड़े तरीके से दुकानें चला दी, सामान निकाल लिया दुकान से, डिस्पोजल करते हैं, डिस्पोजल कितना महंगा होता है, डिस्पोजल का रेट कितना है, एक दुकान खोल करना हो तो कितने में हो जाती है, बस ऐसे डिस्पोजल की दुकानें रखी, शो किया किसी को, पहले सामान था, रातों रात सामान चेंज कर दिया, डिस्पोजल रख दिए, आग लगी, दुकान जल गई, ना माफ हो गया। और जम्मू वालों का माफी नहीं होता, अब मुझे कैसे होगा? अब देखो, मुझे ये बात पता कहाँ पता चली, वहाँ के लोगों ने मुझे बताई। मैं सवेरे जाते रहता हूँ, 18 से पहले मैं 2 बार गया, उन्होंने बताई लोन नहीं दे रहे, हमारे पास तरीके लोन माफ करा रहे थे। मैंने कहा ये बड़े सर जो तुरंत स्कीम के पीछे भागेगा ना, वो डिफॉल्टर ही निकलेगा। मैं इनसे एग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैं कहने बिल्कुल। वाला था कि वो स्कीम ले रहा है, उसको पता है कि तुझे से निकलना नहीं कैसे। हमारे यहाँ स्कीम पता है, नाम दुकान बन ही नहीं सकता। ओके, तो सबसे बड़ी बात आती है कि हमें ये चीज, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि आप गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो। अगर आप कल कोई ऐसी कोई स्कीम लगा के आप पैसा माफ करा रहे हैं, मुझे लगता है ये चीज सही नहीं है। इधर भी ऐसा नहीं होना केस चाहिए। भी होते हैं, अब आजकल हो रहे हैं, ये बड़े चीजें कम नहीं होते होती हैं। बट बहुत कम। अब बात करेंगे हम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो मैंने चीजें बताई थी कि किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं। जहाँ पे अगर आपकी टीम है तो आपको फाइनेंशियली डिसीजन क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली सब टीम के साथ कंसर्न करके लेना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे फाइनेंशियल प्लानिंग ये हमारे घरों में भी इंपॉर्टेंट है। अगर शादी आ गई, बजट थोड़ा क्या होता है। अगर 10 और 15 को 2 शादियां, और फिर मुझे बताना 2 शादियों के बाद ये जो 20 से 30 वाले दिन कैसे निकलते हैं? इजिली निकलते हैं क्या? फाइनेंशियली तो उस टाइम अच्छे होते हैं सब। ये ना कितनी मुश्किल आती है, क्यों? क्या होगा, बजट से हम थोड़ा एक्सीड करेंगे। और शादी में खर्चा कितना है? 30, 40, 50 हजार, 50 हजार तो नॉर्मल खर्चा होगा। मतलब अपना मान लो मामू की शादी है, लेकिन घर में जो आइटम रिवाज है ना कि खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। इसी तरीके से कोई भी काम जो है जहाँ पे आप देखोगे आगे आपको पता रहना चाहिए। अब देखो, ये मुझे शार्क टैंक में अच्छी बात था, वो क्या पता चली कि जब मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मैंने स्टार्टअप शुरू किया, मुझे पता रहना चाहिए कि 1 साल के बाद मुझे कितने पैसे कमाने, दूसरे साल मुझे कितने इसको पैसे और अर्निंग करनी है, तीसरे साल कितनी करनी है, और 10 साल के बाद मैं कितने पैसे कमाऊँ। ये प्रॉपरली प्लानिंग है जो हम नहीं कर पाते। हमने यही सोचा 10 साल 5 साल 2 साल भी नहीं, तो हमें अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं होता, बिलीफ नहीं होता कि हम अपनी कंपनी को 10 साल या 20 साल या 50 साल लेके चलते। मुझे याद आती है कि जो लोग इजराइल बोलते हैं, कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है। मैं एक स्कॉलर की वहां की वीडियो बन रहा था, उसने कहा कि उसने एक व्यक्ति ने सवाल किया है कि आप कह रहे हो कि आप पूरी दुनिया पे राज करोगे, तो वो कैसे करो? उसने कहा हम क्या करेंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे और हमारे प्रोडक्ट बेचेंगे और पैसा हम सबसे ज्यादा कमाएंगे। आज देख लो इंडिया में कितने सारे प्रोडक्ट है इजराइल की, कितनी जबरदस्त प्लानिंग। वो बोलते हैं 50 साल के बाद, 100 साल के बाद हमने, हमारी जनरेशन क्या करेगी, राज करेगी। प्लानिंग हम क्या करते हैं, हम इतनी दूर सोच नहीं पाते। उसमें 2 चीजें आई थी, तब तक पता नहीं जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम 50 साल सोचेंगे, सोचोगे हम यार 50 साल का ऐसा हो, नहीं सोच, क्यों? हमें पता 50 साल तक सर्वाइव ही नहीं करेंगे। लेकिन उनका मोटिव ये होता है कि अगर हम नहीं करेंगे लेकिन हमारे बच्चे वहां से जाएंगे। जैसे कि हमारे बुजुर्ग पेड़ लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, क्या हमारे पोते खाएंगे। अब हम क्या करें, हम लगा ही नहीं रहे, खाएगा ही कोई, तो जनरली खिलाएंगे। अब आती है बात, वही बात होती है कि फाइनेंशियल गोल में क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि आपको एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि 5 साल का मेरा क्या गोल है। दूसरा कि बजट आपको प्रॉपरली बनाना है। अब देखो बजट आपको कैसे बना सकते हैं, इसलिए आपको एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ेगा बजट में, जो आपको प्रॉपरली बनाए। अच्छा, घर की एक्सपर्ट कौन होती है बजट में, मेल या फीमेल? फीमेल। अगर मेल लग पड़ेगा मेल पजल हो जाता, उल्टा हो जाएगा, या तो वो बजट कम बनाएगा या तो हो सकता बहुत ज्यादा। इसीलिए वो घर की जो फीमेल क्या, उसको पता है कि महीने का राशन कितना लगता है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लगती है, क्या क्या लानी है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रॉपर बजट भी क्रिएट करें इंपॉर्टेंट। इसके लिए जब हम एक्सपर्ट लेंगे, घर में एक्सपर्ट करोगे, वो मदर एक्सपर्ट है। इसीलिए जब कंपनी में क्या, हमें अगर कोई स्टार्टअप करे तो वहां पे हमें एक एक्सपर्ट चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर,
जो हमें प्रॉपर्ली बजट बना के देंगे। लास्ट आता है मैनेजिंग रिस्क। अब रिस्क को मैनेज भी करना होगा। अब मैनेजिंग रिस्क क्या हो सकता है कि अगर आपके पास कंपनी का लाइसेंस ही 2 महीने के 2 साल के बाद खत्म हो जाए तो आप क्या करो? आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ जो दुकानें टूट जाती आगे से, ये इलीगल होता है ऐसे। वो क्यों? क्योंकि वो कभी भी क्या करते हैं, उसको लीगलाइज नहीं करवाते। होता है छोटा बना लेते हैं कुछ अपनी सरकार। और क्या होता है जब सरकार चाहिए होती है वो उसको बताइए इलीगल है तो सिर्फ अगर उसे लीगलाइज कराया होता क्या लगता है उसका रिस्क कितना ज्यादा होता। सिमिलरली हमने क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना भी सीखना है। कैसे हमने कोई चीज परचेज करनी है, ऐसा ना हो कि हमने बहुत महंगी खरीद ली। अब देखो ये खरीदने में मुझे घर की एग्जांपल याद आ गई। फीमेल और मेल जाओ दुकान पे, मेल वही चीज अब उसका रेट अगर 1200 है, मेल कितने का खरीदेगा? ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए का या 1100। इसे कम कर पाए? फीमेल कहां तक जाएगी? 800 देने, 800 ज्यादा नहीं देने भाई। और मेल 800 बोल ही नहीं सकता, बोल गया तो खुद ही लगता नहीं है चलो अगर कर रहा है 1000 दे दो। तो सिमिलरली क्या होता है, अब देखें अब आदमी बात एक और चीज कि इन्वेस्टमेंट फॉर ये भी जरूरी। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें आप कैसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया ये प्रॉब्लम। अच्छा आप इसको तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाय नाम जवाब और कोई जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही है। वो भी तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है ना। कल को बच्चे पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे कुछ भी करेंगे। सब्जेक्ट मार्केट वो तो हर जगह सब्जेक्ट मार्केट रिस्क। आप चाहे कुछ भी करो अपनी मेरे जरिए सब्जेक्ट मार्केट रिस्क। अब आगे बात है टैक्स प्लानिंग। जब आपने कंपनी खोली अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे जीएसटी जो देना है वो किस तरीके से देना, उसकी प्रॉपर प्लानिंग। अब मुझे एक आम बंदे को टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग पता हो, इसके लिए भी क्या करते हैं देखते हमें या तो सीए के पास जाना पड़ेगा तो उसके पास प्रॉपर डिटेल्स होती है इसकी, या तो हमें क्या करना पड़ेगा या तो फिर बहुत सारी चीजें खुद पढ़नी पड़ेगी। लायबिलिटी क्या हमारे पास, एडवांटेजेस क्या रहते हैं। अच्छा टैक्स का कोई एडवांटेज है? क्या एडवांटेज है टैक्स का? ये डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सारे के सारे वो हमारी फंडिंग है। जो गवर्नमेंट बोलती है कि ये हम बना रहे हैं बेसिकली हम सबका ही है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं तो ये सब कुछ बन रहा है। पर हम बात करेंगे ज़्यादा हम कंपनी चला रहे हैं उस पर हम टैक्स पे करें प्रॉपर, फायदा क्या है इसका? आपको गवर्नमेंट से डिबेट्स मिलती हैं सब। और दूसरा हमें अब गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लीगली टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं। हमें चोरों की तरफ डरने की जरूरत नहीं। अब जो कंपनी टैक्स पे नहीं करती वो क्या करती है, फिर वो तिगड़म लगा रही होती है, पैसे दे रही होती है, लेकिन एक न एक दिन उसको वो जो 10 साल के बाद टैक्स होता है वो ट्रिपल देना ही पड़ता है। लेकिन अगर इंसान अपनी कंपनी चलाता है तो अगर वो 7 साल में क्या करता है टैक्स भरते जाता है तो उसे फिर क्या रहता है कोई भी टेंशन नहीं। या आपके पास कोई पैसा टैक्स कट के आता है उस पैसे की आपको टेंशन होगी नहीं होगी क्योंकि अब भाई गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे सारा कट के आपके पास आया। अब आपको टेंशन, जैसे आपकी सैलरी आती है आप सैलरी को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते, आपको कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन अगर 30 लाख रुपए कहीं से आ गया आपको बैंक वाले से मांग रहे कहां से आया 20 लाख, लेकिन अगर वो 20 लाख टैक्स कट के आया बैंक वाले मजा आपको कॉल करें उस प्रॉपर डेट डेट जाएगी कहां से आया टैक्स डीडीएस कट के सारा कुछ आया। आने के लिए तो पूछते हैं, जाने के लिए पूछते हैं। मेरे को 3 दिन कॉल आती रही आपने फोन से 8 लाख ट्रांजैक्शन बैंक वाले पूछते हैं। ये अब आपका पास करंट अकाउंट है कि सेविंग्स है? सेविंग्स में तो कुछ नहीं आता। करंट में जो होता है करंट में आप अगर 10 लाख तक इन्वेस्ट करोगे तो वो नहीं होता, लेकिन सेविंग्स में सेविंग्स होता है स्मॉल बजट के लिए उसमें बहुत ज़्यादा क्लास वाले नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे कोई और ही रहा। ये ध्यान में रखना। ये ध्यान में रखें आप ऐसा ना हो कि कोई वो एक ऑर्डर पूछ रहा हो तो लगा के मालूम किया हमने वो जर्नल एडवांस करेंगे। तो आप एक काम करें जिसमें आप विजिट करें बैंक जो आपका क्लेम है। अपने मुंह का दूसरा आप उन्होंने कहा कि है आपको से थोड़ा एक ही दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन ठीक ठीक ये जरूरी है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक है उनका बड़ा अच्छा एक रूल आ गया कि अगर 10 लाख से 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो आपको एक ओटीपी आएगा स्पेशल।
आपको कॉल आई कि आप ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उनमें एक सिस्टम लगता है, इसमें ओटीपी सिस्टम आपको कॉल भी प्रॉपर है, अगर आप कॉल पिक नहीं करेंगे वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए ताकि बड़ा फ्रॉड जो वो नहीं हो सके। अब आती बात कुछ एग्जांपल, तो ये आपने देखा भी होगा कुछ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स हैं। सैफरॉन की खेती बड़ी आप देखोगे कश्मीर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है, और आपने देखो कितना महंगा है साथ। फिर उसमें देखो हाउस ऑफ पश्मीना, अब ये भी आप देखो पश्मीना शॉल कितना ज्यादा कौन नहीं लेना पसंद करेगा, लेकिन उसमें एक ही चीज बंदे को डर रहता है, महंगाई बढ़ा। अच्छा पश्मीना शॉल कितने का आता होगा, कितना महंगा है, लेकिन जो बंदा लेता है उसको कैसा, किसी ने आपसे मैम आपने यूज किया, मैम आपने कैसा सर आप कैसा लगा लिया है? तो मतलब जब आपने जब लिया हाथ में तो क्या ऐसा लगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं बिल्कुल, और फील कितना अलग आता है, उसके पैसे की बात रही ना, बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि आप 200 रुपए का जूता पहन के जाओगे, उससे चिकड़ में बैठ के जाओगे, 1,000 वाला होगा तो उसको उतारोगे, यहाँ टिकट आएगा, फिर बाद में पहनोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आती है बात कश्मीरी वॉलनट वेंचर्स भी अगर हम देखें तो वहां पे भी आप देखोगे ना वॉलनट की जो ये लकड़ी है ये काफी ज्यादा डिजाइनिंग के लिए यूज की जा रही है। और अब आती बात स्केलिंग एंड सस्टेन। आपने अभी तक बिजनेस में देखा कि आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है, मान लो अब आपने सारी प्लानिंग कर ली, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बिजनेस के बारे में सारा समझ लिया, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टैक्स का सारा प्लान करना। अब आपका है कि उसको नेक्स्ट लेवल यानी पूरे एरिया में, मान आपने बिलावर में शुरू किया, अब आपको कठुआ कैसे लेके जाना है, या जम्मू कैसे लेके जाना है, या ऑल ओवर इंडिया कैसे लेके जाना, या फिर आउटसाइड इंडिया कैसे लेके जाना है, उसके लिए आते स्केलिंग एंड सस्टेनिंग है कि किस तरीके से आप क्या करके अपनी ग्रोथ को मेजर करते हैं और किस तरीके से आप क्या करके उसको फिर आप उस आइडिया को एक्सपैंड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो शॉप्स होती थी एक एक जगह होती थी, आप सलून देखोगे ना 3-3 से ज्यादा सलून पहले सेम, या फिर आप देखोगे ये जो ओला उबर की जो कंपनीज हैं अलग अलग जगह जगह सेंटर्स खुल गए, या फिर आप देखोगे ये जो पिज्जा वाले अलग अलग इनके सेंटर्स खुल गए, ताकि डिलीवरी जो अभी बिलावर में भी आने वाला कुछ देर में, 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे तो ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो। अभी तो लोकल कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, जो बंदा इस टाइम ऐप बनाएगा, एक वेबसाइट बनाएगा और जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं इनके साथ लिंक्ड रहेगा, वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। कैसे? ऑर्डर्स ऑनलाइन आएंगे, वेबसाइट प्रमोट करेगा, पूरे बिलावर में वेबसाइट पे प्रमोट किया, ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे, कुछ परसेंट खुद खाएगा रखेगा और कुछ परसेंट जो है जो शॉप ओनर्स है जो बर्गर कुलचा पिज्जा बनाने वाले हैं उसको देगा। क्या लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करेगा यहाँ? ये क्या है, ये चीज जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसीलिए जब भी आप कोई भी काम करते हैं, अब आपने एक जगह तो सक्सेसफुल बना ली, फिर आपने देखना है कि अगर मैं ये बिलावर में मैंने सक्सेसफुल बनाया तो कठुआ में मैं कौन सी जगह पे खोलूं। ऐसा ना हो कि मैं लखनपुर खोल लूं जहां उसका स्कोप ही कुछ, तो मुझे प्लेस भी ढूंढनी है कि कठुआ में कौन सी जगह पे मैं अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करूं, जहां पे मैं क्या कर सकूं, जो ऑडियंस है, जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, उस पे मैं क्या कर सकूं, टैकल कर सकूं। अब एक चीज और याद रखें, बिजनेस में टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 से 20 वाली है कि 20 से 30 वाली है कि 30 से 40 वाली या फिर 30 से 60 वाली, ये डिपेंड करता है आपके पर, आपकी सर्विस किस रिगार्डिंग। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी आती है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में कैसे आप अपनी कंपनी को सर्वाइवल मोड पे रख सकते हैं। कंपनी स्टार्टअप करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म पे एक क्या बोलते हैं उसकी कंसिस्टेंसी के साथ रखना, ये भी एक बहुत बड़ा। पढ़ना मुश्किल नहीं है, मेहनत करना मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना मुश्किल और कुछ नहीं। हर बच्चा मेहनत करता है, एक नालायक जो वीक बच्चा है वो भी पेपर के टाइम में पढ़ता है कि थोड़े बहुत नंबर ले, ऐसा नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं, लेकिन उसके पास एक ही चीज की कमी वो है कि उसके पास कंसिस्टेंसी।
वो कंसिस्टेंट नहीं बढ़ सकते। ये बच्चों में क्या करना पड़ेगा, स्किल क्रिएट करना। अब लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स, मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा था, स्पोर्ट्स और एजुकेशन, उसने कहा लोग बोलते हैं कि जो एजुकेशन जो है वो मतलब टफ है या स्पोर्ट्स टफ है। उसने कहा एजुकेशन आसान है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये पॉइंट बात, उसने कहा आपको हर साल नए क्या मिलेंगे, कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, लेकिन पढ़ाई में आपको हर साल नए कॉम्पिटिटर्स बहुत कम मिलेंगे अपने एरिया, वही होंगे। अब आप कितना एक्सपैंड कर सकते हो आपके, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको हर साल जो है नए कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि 18 साल वाला भी क्रिकेट खेल सकता है, 28 साल वाला भी क्रिकेट खेल सकता है, और 40 साल वाला भी क्रिकेट खेल सकता है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे देंगे। तो कॉम्पिटिटर्स क्या है स्पोर्ट्स में बहुत। उसने ये चीज की, उसने कहा कोई भी चीज टफ नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स बहुत टफ। आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली हर चीज फिट रहना, फिर आप देखे स्पोर्ट्स में सर्वाइव कर। अभी 13 साल का लड़का आपने भी देखा होगा आईपीएल, अब चोर धमाल मचा गया, ऐसे ऐसे बॉलों को उसने पिटाई की जो मजबूर कर दिया बाकी वालों को प्रयास करेंगे। अब इसके ऊपर भी एक बिजनेस है, पता है सबको, ये भी बिजनेस प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आईपीएल में 13 साल का लड़का ना लिया जाता, क्या लगता है उससे जितने लोग हैं यहाँ पे, उसको देख के लोग इंस्पायर होंगे कि हमें और बच्चे अब स्पोर्ट्स में डालेंगे। अब इससे क्या होगा, आईपीएल को क्या फायदा, रेवेन्यू। 13 साल के बच्चों को ज्यादा देखेंगे कि 30 साल वालों को ज्यादा देखेंगे, 13 साल वालों को ऑटोमेटिक सारे देखेंगे। ये भी बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब आती बात अडैप्टेबिलिटी, ये भी जरूरी है कि इस तरीके से आप क्या करते हो, मार्केट की कंडीशन को आप एडजस्ट करते हो, जो मार्केट की नीड है। अब आपने देखा होगा आपके एरिया में बहुत सारी दुकानें खुलती है, कुछ बंद हो जाती है, कुछ क्या करती है टाइम टू टाइम अपडेट करने को, मतलब जूता भी लगेगा जूता भी रख लेंगे, उनको लगता है लेडीज चप्पल भी लगेगी लेडीज चप्पल भी रख लेंगे, उनको लगता है निरमा भी लगेगा निरमा भी रख लेंगे, उनको लगता है बर्तन भी लगेंगे बर्तन भी रख लेंगे, ताकि जो मार्केट की नीड है लोग इनको सारी फुलफिल करेंगे। और वो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं, वो सक्सेसफुल रहते हैं, उनकी दुकान कभी भी खाली नहीं होती। अब जो एक ही जगह रहेगा, चल का उसका बिजनेस चल पड़ेगा, नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास चप्पल थे, लेकिन अशरफ सर के पास चप्पल भी मिल रही है, बर्तन भी मिल रहे हैं, किराना का भी मिल रहा है, सारा सामान मिल रहा है, तो लोग मेरे पास चप्पल नहीं स्पेशल आएंगे, बोले नहीं यार इसके पास सारा मिल रहा है, इसी पास ले लेते हैं। तो मुझे क्या होगा, अब मैंने अपने अपडेट नहीं किया तो मैं मेरा बिजनेस खत्म। इसलिए स्केलिंग एंड सस्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से मुझे अपनी दुकान अगर यहाँ चल रही है, फलाने एरिया में मुझे कैसे चलानी है, क्या वहाँ मार्केट की नीड है, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं विद द पास ऑफ टाइम अपने बिजनेस को 2x से 3x 4x तक लेके जा सकते। सो इसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अच्छा, महाजन नाम सुनते हैं, महाजनी गुप्ता, यहाँ पे कुछ गुप्ता है आपको, तो गुप्ता है कोई नहीं। अच्छा, गुप्ता लोगों के बारे में हमारे माइंड में क्या था, बिजनेस में सारे बोलते गुप्ता लोग जो होते हैं इनको एक और वर्ड से गूगलिंग कुछ कहा जाता है, क्यों बोलते। और मेरा दोस्त है वो बोलता सर हम पैदाइशी बिजनेस है, हमारा मास्टर ट्रेनर है सर, पैदाइशी बिजनेसमैन है। और अब आप खुद सोचो, जिसकी माइंड में ये चीज बिजनेस का पैदाइशी हो, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम अपने बच्चों में ये कंसेप्ट डाल ही नहीं पाते बिजनेस वालों, हमने एक ही कंसेप्ट डाला होता नौकरी वाला, बेटा नौकरी करनी, कौन सी करनी है वो भी नहीं बताया गया, सिर्फ नौकरी करनी। कल लोग एमएससी करने के बाद भी चपरासी के फॉर्म लगा देते, कितना बड़ा ड्रॉप है। क्या चपरासी का फॉर्म एमएससी के लिए बना है, एमएससी वाले बच्चे के लिए बना है उसका, या ग्रेजुएट के लिए बना है, वो बना है 12th 10th फेल वाले के लिए, 10th पास वाले, वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, जो फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, एक्चुअली तो उसके लिए बनाया गया ताकि वो आईटी जिस काम में आए अपना कर सके। लेकिन एमएससी पीएचडी भी उनकी जरूरत है, यही एक बहुत बड़ा चीजें जो है। अब आती है बात कि अगर आपको कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल करना है, इन 4 चीजों पे भी ध्यान रखें। मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या डिमांड की जरूरत है, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब आपने मार्केट की देखी आज किसकी जरूरत है, फिर उस प्रोडक्ट को आप बनाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करें, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
उसकी जबरदस्त मार्केटिंग है। कोलगेट की मार्केटिंग अगर नहीं की जाए, क्या लगता है लोग कोलगेट यूज करेंगे? क्या कोलगेट जैसे आज से 10 साल पहले थी वैसी थी? तभी वो ऐड ले आते आपके टूथपेस्ट में नमक है, आजकल वो ले आते हैं क्या बोलते हैं उसको, चारकोल वाली ऐड आ रही है क्या, ताकि ऑडियंस को नई नई चीजें रखे और उनको जब भी वो उनको ब्रश करना उनको याद आएगा कोलगेट लेना। लेकिन पहले कोलगेट में ना 90 की बात है, चारकोल के ऊपर दो कहते हैं चारकोल से हम यूज कर कोलगेट का चारकोल से आपके दांत खराब होते हैं, इसलिए आप कोलगेट यूज करो। देखो आज वो ऐड दे रही है चारकोल है इसमें, और चारकोल से आपको ज्यादा अच्छा। तो उन लोगों ने क्या करना था, उन्हें अपनी मार्केटिंग करनी। उन लोगों ने पहले हमसे चीज छीनी, हमारी चीज पे हमें दी, हमारी चीज हमें ले। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर कोई कोर्स लेता ना आप में से, आप जब स्टडी करोगे ना सारी रिलीजियस बातें, सारी रिलीजियस बातें, मुस्लिम्स के भी हिंदूज के भी जो ट्रेडिशनल जो चीजें वो वहां पे वो बता रहे हो। मैंने कोर्स लिया, मैंने उसको जब पढ़ा, मैंने कहा आधी सारी चीजें हमें बताई गई और ये चीज हमें बता रहे, पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने चीज को स्टडी किया, वही बना के हमें दिमाग लगा है। हम इतने दिमाग लगा नहीं पाते, पता क्यों नहीं लगा पाते? हमारे माइंड में एक चीज होती है, वो है फेयर ऑफ फेलियर, हारने का डर, जो हमें कुछ भी नहीं करने देता। और अंग्रेजों में ये चीज होती है, लास्ट है बिल्डिंग अ टीम। ये पॉसिबल, ये आप लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने टीम बना ली ना, अच्छी टीम होगी वो हारेगी, हारेगी भी बीच में। अब क्रिकेट की इंडिया की टीम कितनी जबरदस्त है, वर्ल्ड कप कोई मैच नहीं हारा, लेकिन फाइनल आ गई, क्या हुआ उससे? कोई कह सकता है कि टीम खराब नहीं थी, ऑन द डे किसी का भी दिन खराब थी, ऑन द कोई स्ट्रेटेजी खराब हो सकती, लेकिन एक प्रॉपर अच्छी टीम होगी, आप अपने बिजनेस को इन 4 खर्चे पे कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब आती है बात मार्केट रिसर्च कैसे। अब मार्केट रिसर्च को बता सकते हैं कैसे किया जाए। मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है? ये लोग आम लोगों के पास जाते हैं और कभी कभी गैदरिंग होती है, लोगों की शाम को गैदरिंग है, उनके बीच बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर कोई सवाल अपना रख लेते हैं, अगर यहाँ पे चप्पल का बिजनेस चले क्या लगता है चल पड़ेगा, वो उनके आइडियाज लेते हो तो देखते नहीं यार मार्केट में ये डिमांड है, फिर उनको और चीजें पूछते हैं और क्या यहाँ पे अपने ध्यान नहीं है। ये रिसर्च करते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी नीड्स देखते हैं, प्रेफरेंसेस, उनका बिहेवियर देखते हैं, फिर जाके करते हैं अपने प्रोडक्ट पे लॉन्च करते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस भी जरूरी है। ये कौन बात है, आप बोलो किस चीज की जरूरत है उस पे रिसर्च करना है। हाँ, लेकिन या कभी कभार मुझे दुनिया मार्केट में ऐसी एग्जांपल भी है जिस चीज की जरूरत नहीं थी ना वहां पे, तो वो प्रोडक्ट पे लिखा। बिल्कुल, ये बेसिक इस पे एक चीज आती है। एक एग्जांपल है जी। अफ्रीका में एक कंट्री है, वहां लोग चप्पल ही पहनते हैं, ऐसे भी लोग चप्पल ही पहनते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो पूरा इतना एरिया हमारा जो है एरिया वो ऐसे रहता है। बिजनेसमैन ने एक अपने बिजनेस को भेजा, उनका जो सकते हैं क्या है वो हो गया, वहां देखा वो चप्पल पहनते ही नहीं पहनते हैं, तो उसने कहा यहाँ पे बिल्कुल स्कोप नहीं है। दूसरे बंदे को भेजा दूसरी कंपनी ने, उसने कहा यहाँ पे जो भी स्कोप है, उससे पहले उसने वो चप्पल उनको खरीदी है। जब उनको लगा कि चप्पल पहनने से कंकर पत्थर नहीं छुएंगे, इसके बेनिफिट बड़े हैं, फोन सेव करते हैं, उसके बाद की कंपनी की चप्पल वहाँ बिकने लगी, हजारों करोड़ों का वहाँ से। वही चीज है। अब वहाँ पे क्या थी, मार्केट नीड तो थी, वो 2 लोग गए, एक ने वो असेस नहीं मैंने कहा नहीं यार ये दूसरे लोग ये नहीं करते, उसने कहा नहीं अगर थोड़ी मेहनत की जाए हम इनको अपनी चीजें क्या कर सकते हैं, यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, हैबिचुअल बना सकते हैं। जियो ने आती बना दिया। आज मुझे बता दो भाई ये 3G पे चल सकता है, अगर 3G नेटवर्क आ जाए ना मतलब फोन तोड़ दे, अगर नेट ही नहीं चलेगा फ्री, फिर इंटरनेट में 3 महीने, आप देखो 1 महीने, ठीक है। ये भी एक प्लानिंग थी, इसमें उसने सबसे बड़ी बात थी 2 चीजें, इन्वेस्टमेंट और रिस्क। यहाँ पे 2 चीजें अंबानी ने की, रिस्क भी लिया और इन्वेस्टमेंट। आज को रिस्क बड़ी खतरनाक थी। टर्की में सुनी है 5 लोग एक परिवार के 7 लोग भी करते हैं। हाँ ये सुना। उन्होंने रिस्क लिया था ना,
अपना बिजनेस थोड़ा नया शुरू किया, लोन लिया, तो लोन तो आपको नहीं चुका सके तो ये चीज जो मतलब सुसाइड होते हैं, ये बहुत भयानक ही नहीं होना चाहिए। इसमें पता क्या होता है, जो ये बैंक वाले होते हैं इनके पास एक चीज होती है, इंश्योरेंस होता है लोगों का, ये वो लोग नहीं करते कभी, ये किसी को नहीं पता। आपके घर तो लोन लेते हैं, पता क्या होता है, नहीं मेरे हिसाब से कंपलसरी करना चाहिए। रीजन क्या है कि यार कल को बंदा मर जाए, पूरी फैमिली को परेशान भी करते हैं। अगर मर गया इंश्योरेंस का पैसा कंपनी को बैंक को मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं एक चीज है, अब देखो बैंक जाए ना वो जबरदस्ती कर सकता, मैं नहीं मिलेगा, शर्त रख ले नहीं, अगर लोन नहीं चाहिए, अगर इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो लोन नहीं मिलेगा, क्या करेगा बंदे को मजबूरन जाए इंश्योरेंस कराना। आए कुछ में करो, क्लोज लगा सकते हो, लेकिन क्या होता है छोड़ो, और फिर बेचारे को बैंक वाले जाके पूरी फैमिली को परेशान करते हैं। नॉर्म्स पे देखे तो अलाउड नहीं, लीगल जैसे आप लोन को लाते हो, आपकी गवर्नमेंट से आपके लोग काटते हैं और आपके इंश्योरेंस करते हैं, तो आप लोग लाते हैं करवाना चाहिए, बहुत जरूरी है। और फिर आप देखो मार्केटिंग एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही बात है, दो लोग गए, एक ने क्या नेगेटिव एनालिसिस की तो चले नहीं सकते, दूसरा क्या करेगा नहीं दिमाग लगाएंगे तो नहीं करेंगे। सिमिलरली आता है कस्टमर फीडबैक। जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आपको क्या करना है, कस्टमर का फीडबैक भी देखो, सुनना है यार। जैसे कि आप Amazon पे देखो, वहाँ पे ना प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। जिस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदना होता है ना सही से, वो क्या करता है, वो रिव्यूज पढ़ता है कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिव्यूज कैसे, अगर अच्छे हैं किसी को प्रोडक्ट खरीदता है। एक तो हो गया ऑनलाइन फीडबैक, एक था ऑफलाइन फीडबैक। ये कभी कभार आपने देखो कंपनीज के बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं वीडियो में कि इनका पोस्ट बहुत अच्छा है। सिमिलरली वो क्या है, एक कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा डिजिटल मार्केटिंग जो अभी बहुत सारा, एफिलिएट मार्केटिंग का भी ये कोविड में बहुत ज्यादा चला। एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा कोविड में चला। वो कहता प्रोडक्ट लो, किसी का कोर्स लो, बेचो आगे, उस पर आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब आती है बात कि प्रोडक्ट डेवलप। अब एक चीज आपको याद रखनी, जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है आप उसमें सारा कुछ एकदम ना डालें। ये जो प्रोडक्ट बनाने वाले ये करते क्या, अभी मेरे कुछ जूनियर बच्चे हैं, जूनियर सॉरी क्लासमेट्स हैं, जूनियर है मेरे से, उन लोगों ने एक ऐप बनाया है LMS पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ हम पढ़ रहे थे। हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं टीचर के साथ। उन लोगों ने वो ऐप बनाया, वो कहते हैं अब हमें एक छोटी सी स्कूल में जाना है, वहां पे हमें ट्रायल करेंगे और हमें क्या होगा, पता चलेगा कि हमारी जो वेबसाइट है इसमें कितने बग्स आ सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अगर एकदम उसमें कस्टमर डालते बहुत तो वो क्या हो सकता है, क्रैश भी कर सकता है। वो कहते हैं हम छोटे लेवल पे क्या कर रहे हैं, अब रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम एक स्कूल में जाए, वहां पे वो क्या करें, LMS को अपने जो ऐप को वहां प्रमोट करें, वहां हम फ्री एसेस दें ताकि देखते कि क्या हमारी ऐप जो वर्क कर पाती है नहीं कर पाती। फिर मुझे क्या करना, उसके बाद क्या करना, उस ऐप को कॉन्टिन्यूसली क्या करनी है, चेंजिंग स्टार्ट। व्हाट्सएप के एग्जांपल, पहले सिर्फ मैसेज था, फिर कॉलिंग आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब देखो व्हाट्सएप पे आज हम गाने भी लगा सकते हैं, तो अपडेट करते हैं ना। तो ये चीज जो होती है, आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है। और ये हमारे इंडिया में एक बड़ी अजीब चीज है, यहाँ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आती, प्रोडक्ट खराब कर दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, ये लाइफ बॉय पहले कितनी अच्छी थी, अब क्या वो लाइफ बॉय आती जो पहले थी। जितने भी ये चीजें प्रोडक्ट्स आते हैं ना, जो खाने पीने के लगाने वाले के, जैसे कि वो अभी आई थी टूथपेस्ट था, बहुत जबरदस्त था। वो देखते जब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, फिर क्या करते, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये होता है, एक बार लोगों को आदि बना दिया, उसके बाद देते जाओ, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एप्स है, जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए, या कोई कंपनी चला रही है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो डाउनफॉल शुरू होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब आती बात इनोवेशन। एक तो मैं अपना कोई ऐप बनाया, अब मुझे किसी तक कैसे पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी। अब आपने देखा होगा ये इंश्योरेंस की ऐड बड़ी ज्यादा आती है, कैसे कैसे ऐड आती है। एक बंदा बाइक लेके जा रहा था, टक्कर लगी, 4 लोगों को ठोक दिया, शुक्र है ये बच गए। कैसे बच गए, इंश्योरेंस के माइंड में क्या डालते, अगर एक्सीडेंट होगा तुम्हारे पास इंश्योरेंस होगा, तुम्हें कोई मसला नहीं, कोई पैसे खर्चे की जरूरत नहीं।
तुम्हें इंश्योरेंस हेल्प करेगा। कितने माइंड में स्टक कर दिया ताकि इंसान क्या करे, उसको देखे भाई इमेजिन एक्सीडेंट करे अगर हादसा हो गया तो ले लेते। सिमिलरली इस तरीके से भी क्या है कि इनोवेशन किया जाता है हमारे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने। अभी ड्रीम 11 में देखो कैसे 4,000 करोड़पति बने, इस हफ्ते में 20 करोड़पति बने, इस हफ्ते में 200 करोड़पति बने। 200 करोड़पति से पता चलता है शायद मैं भी 200 में बन गया। मतलब ऐसे सोचता ही है ना, जो ड्रीम 11 पे ड्रीम बना था वो क्या करता है, 4 करोड़ है 10 की बनेगा, एक तो फंसी जाएगी एक्चुअल पे किस्मत के साथ। अब आती बात मिनिमम वैल्यूएबल सर्वाइवल प्रोडक्ट। जब भी आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आप पहले बेसिक वर्जन, जैसे कि ट्रेनिंग ही थी, पहले बेसिक आई, फिर इंटरमीडिएट आई और उससे थोड़ा एडवांस। अगर पहले एडवांस हो जाता क्या होता, कुछ जहन में घुसता, बनता पता नहीं क्या चल रहा, सारा मतलब इसीलिए उसमें क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च किया जाता है उसको विद द पास ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या पहले बेसिक वर्जन लाया था, फिर आहिस्ता उसका एडवांस वर्जन भी आता है। इफेक्टिव मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पता है कि मार्केटिंग तगड़ी करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट सेल्स, तब जाके डिस्ट्रीब्यूट अगर अच्छे से करेंगे तभी जाएगा। अब ई कॉमर्स है कि आप ऑनलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट को लाते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर। और दूसरी बात है कि किस तरीके से आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने फिजिकल स्टोर्स में या जो मार्केट है डायरेक्ट सेल्स में आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। नेक्स्ट, अब आ जाएगा टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में ये 3 चीजें ध्यान में रखिए आप, टैलेंट एक्विजिशन, लोकल हायरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर आप टैलेंटेड बंदा नहीं हायर करोगे, क्या लगता है आपको बेनिफिट होगा? नहीं हो। दूसरा लोकल हायरिंग, लोकल हायरिंग की क्या जरूरत तो बताना चाहें, वहाँ वो प्रांत के एरिया के बारे में अच्छे से जानता होगा, वो बता देगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। देन स्किल डेवलपमेंट। अब ये स्किल डेवलपमेंट क्या है कि मैंने टीम बनाई, अब मुझे उनकी स्किल्स को भी क्या करना, विद द पासेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है गुलमर्ग की। गुलमर्ग में गंडोला राइड बनाया, क्या जरूरत पड़ी है गंडोला राइड? इसलिए ताकि जो नीचे जो एनिमल्स वहां जो रहते हैं उनको इतना इफेक्ट ना किया, तो ये राइड बनाई। वो तो था सीजनल, था बर्फों की तरह। उसके बाद क्या किया, अब ऑफ सीजन के लिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कि जैसे कि स्कीइंग एक्टिविटी की जाती है, स्नो बोर्डिंग एक्टिविटी की जाती है, या फिर एक और चीज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। उन्होंने एक और चीज पे काम किया, स्ट्रॉन्ग टीम। लोकल गाइड हायर किए ताकि क्या हो कि वो लोगों की हेल्प कर सके इजीली, वहां पे लोगों को चीजें एसेस हो। जब चीजें एसेस होती है, अब आप सोचो अगर आप यहाँ से गुलमर्ग जाओ, आपको गाइड तो चाहिए जो आपकी प्रॉपर क्या करे, हेल्प करे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा आपको होगा। तो वो लोगों ने क्या किया, टीम बिल्ड हुई स्ट्रॉन्ग। आप देखो प्रोडक्ट को एक्सटेंड, जैसे कि स्कीइंग एक्टिविटीज ले आए वो, स्नो बोर्डिंग ले आए वो, सिर्फ वो गंडोला राइड पे ही नहीं रहे, बट टाइम टू टाइम क्या किया, अपडेट की, ताकि लोग जो अगर गंडोला में पसंद नहीं करें वो राइडिंग इस पे आ जाए, स्कीइंग पे आ जाए, बोर्डिंग इससे एक्टिविटीज करें। तो ये चीज होती है टाइम टू टाइम इनोवेट एंड अपडेट करोगे ना। अब देखें, अब आगे बात, कोई भी चीज आपने बना ली, प्रोडक्ट बना लिया, अब आपको बताना चाहिए कि अगर उसमें कोई बग आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब उसको कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, या तो आपकी अपनी टीम आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो प्रॉब्लम को समझ पाए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, या फंडिंग का हम सही यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, विद द पास ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और एक और चीज आती है इसमें, कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी टीम है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा अमाउंट तो उनको भी देना पड़ेगा, अच्छी खासी सैलरी तो उनको भी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे क्या हो जाएगा, वो काम करेंगे सही से?
तो विद द पासेज ऑफ टाइम अगर मुझे स्कूल भी खोलना है तो मुझे टीचरों को अच्छी सैलरी भी देनी। जब मैं अच्छी सैलरी दूंगा मेरी जो वर्किंग है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आती है बात कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कोलैबोरेशन अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, देन उसके बाद इटरेटिव टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी को देखें हम तो सबसे बड़ा जरूरी है कि आपका जो बिजनेस प्रॉब्लम का हाल, क्या इश्यूज जो आपको क्रिएट हो, वो हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स की जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर आपको फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये हो सकती है। या फिर ये हो सकती है कि आपको एक और चीज देखनी कि मेरी कंपनी में कोई जो प्रॉब्लम है शुरुआत कहाँ से, जब तक मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढूंगा मेरी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा जो काम ही नहीं कर रहा, जो क्या कर रहा है नेगेटिव फीडबैक दे रहे लोगों को, तो मुझे क्या करना है उसको, अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर पहले तो उसको अपडेट करना है, समझाना, अगर नहीं तो फिर मुझे उसको फायर भी करना पड़ सकता है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये आपको पता है वही। कोलैबोरेटिव अप्रोच में भी दो चीजें आती हैं। पहले तो मैं बाहर के साथ जो कोलैबोरेट किया, अब मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करना है, उनके साथ कुछ सेशंस अटेंड करने हैं, उनको थोड़ा चीजें अपडेट करनी है कि हम ये करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपनीज हो या स्कूल्स हो, क्या करते हैं टाइम टू टाइम, क्या करते हैं मीटिंग करते हैं, और मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। स्कूल के अंदर अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो कैसे जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाए जाए, कैसे यूनिक आइडियाज लाए जाए टीचिंग में, ताकि जो है हमारा जो प्रॉब्लम है वो लॉन्गर टाइम में सॉल्यूशन उसका निकल सके। अब आगे बात स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की बात करें तो एक रूल है डीमेक, DMAIC, या फिर 8D भी आता है, 8 डिसिप्लिन। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर हम वर्क करें तो हम चीजें इजिली एक्सेस कर पाते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या, जो चीज हम क्या करें स्टेप वाइज करें, सिस्टम के साथ चलें। अगर मॉर्निंग असेंबली 12 बजे की जाए कैसे लगेगा, या 2 बजे की जाए अजीब लगेगा ना, लेकिन मॉर्निंग बिल्कुल हो सकता है वो 2 बजे बेटर, लेकिन इतनी धूप है नहीं। अच्छा एक और कलर आपने इतना बता दिया, हमने समय पर आपको बता दिया आपको बिलावल में कौन सा बिजनेस रहता है आज? यहाँ पे बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल, यहाँ काउंसलिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है। यहाँ काउंसलिंग कोई नहीं करता, इवन मैं उसी फील्ड में हूँ। वो आप कर दोगे और जैसे ऑनलाइन का मैंने बताया आपको, अगर आप ऐप डेवलप करते हो ना, यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स, इनके साथ कोलैब करके ताकि ऑनलाइन डिलीवरी पहुंचाई जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ नहीं करते, सस्टेनेबिलिटी उतनी नहीं ना जितनी होनी चाहिए। फास्ट सर्विस आप ऐड कर सकते हो, ये भी अपने पास में। और स्कूल एक बहुत अच्छा है, स्कूल प्राइवेट स्कूल। अब यहाँ पे मैम ने कहा बड़े स्कूल है, गवर्नमेंट जॉब में रहेगी, गवर्नमेंट की जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो स्कूल है ना, वो स्किल्ड कोई स्कूल नहीं जिसमें स्किल बच्चों को सिखाए, कंप्यूटर की प्रॉपर स्किल हो कि जाके बच्चों को कोडिंग सिखाई जाए, कराटे का मास्टर बनाया जाए उसको, स्किल्ड वाइज स्कूल यहाँ। जिसने ये चीज कर लिया ना वही बल्ले बल्ले हुई। मैं इस प्रोजेक्ट पे शायद 1-2 साल में काम सोचा स्किल्ड पढ़ाई बच्चों को कराई, जब बच्चा 8th करे वो पार्ट टाइम कुछ अपना काम नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम सोचा। अब देखते हैं कि मेरे पास वो लैंड चाहिए, बिलावल की लैंड जरूरी आप बिलावल एरिया तो बहुत। नई चीज देखिए सर, बहुत सारे लोग ना महानपुर में शॉपिंग करने आते हैं, क्या जरूरत है बिलावल में इतने सारे दुकानें यहाँ पे? नहीं, कभी बार जहाँ अच्छी चीज, जहाँ सर्विस अच्छी मिलती है ना, चीजें अच्छी मिलती है, लोग वहां जाना पसंद करते हैं। ये मैंने देखा है, लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दूर है। देखो महानपुर आने की क्या जरूरत है, बिलावल में भी तो अच्छे तरह सूट मिलते, लेकिन हो सकता है बिलावल में वो सूट 1500 को मिलता है, शायद यहाँ वो 1000 का मिलता।
बिल्कुल उधर शायद वो बोलते कर लेना कर ले और नहीं लेना यहाँ बोले हमारा कोई चक्कर नहीं मेरा दिखा दो बहुत अच्छी बढ़िया होगी जो अंडरस्टैंडिंग है। सबसे बड़ी बात है जो बेचने का और बिजनेस में सबसे बड़ी बात बिजनेस में एक ही चीज है अजीब वर्ड है महाजन वर्ड है कार्ड वर्ड है दूसरा इनके पास से हम ये ड्रेस लेने जाते हैं कैसे बात करते हैं डीलिंग ऐसी करके ना बंदे को पिघला देते हैं हमारा अब बंदा क्या सोचता है बाद में अब यार चाय पिलाई कुछ ना कुछ तो लेके जाना है अब आप इनमें एक और चीज मुझे ट्रैप मैंने पता कहाँ समझा हमारे सर बता रहे थे हमें बोलता है कि दुकानदार ये ट्रैप कैसे है आप इनके पास 10 फुट लेके जाओ आप बोला सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है कल दो महाराज पैसे मांगे तो पैसे मांगे मांग कर जिसने आपको उसने जोड़ो कोई चक्कर इनसे अच्छी डीलिंग गोल्डस्मिथ की दुकान में कभी भी जाओ चाय ऑफर करते हैं समोसा लाते हैं कभी मना मत करो वो हमारा ही होगा हाँ चाय इन दोनों में क्या चीज सबसे बड़ी बात दोनों में डीलिंग और सर बिजनेस में प्रोडक्ट दूसरे नंबर पे मैटर करता है डीलिंग पहले हम क्या करते हैं हम प्रोडक्ट पे मैटर करते हैं प्रोडक्ट ले आते हैं पहले नंबर पे डीलिंग दूसरे नंबर पे ले आते हैं हमारी डीलिंग ही अच्छी हो प्रोडक्ट भी ये चीज जो बड़ी सर करना और और वो बोलते हैं सर वही लड़का मेरे को बोलता मुझे बोलता डायलॉग बड़े प्यार से बड़े शौक है अब इसका माइंडसेट ही बिजनेस का इधर के सब लोकेशन है अब इंस्टीट्यूट आ रहा है वो पता क्या एग्जांपल देते हैं हम पहाड़े पेड़ में सीख के आते हैं हाँ ये तो चीज आप देखिए डीमैक रूल है ये आप लिख भी ले ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिख ले क्योंकि अगर आपको कल को अगर कुछ करना है ये रूल आप याद रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं एक बात तो पूछना जी सर ये ट्रेनिंग आर रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स इन टीचिंग इन स्कूल मेरे को लगता है गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी एम्प्लॉई है तो नर्सी में होगा वो रिटायर होने के बाद सब यूज है ना हाँ ये हो सकता है दूसरा मतलब कैसा है ऐसा नहीं है ये एक्चुअल में क्या है कि माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए एक्चुअली बच्चों में जब आपका माइंडसेट वैसा होगा तब आप बच्चों में डालोगे ना सर बेसिकली एग्रीटी जो है वो है स्किल बेस्ड है स्किल बेस्ड है और यही है कि क्या वो टेक्नोलॉजी में जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो टेक्नोलॉजी पे आ गई है इसका एक बड़ा कारण क्यों रहा जैसे इंडिया में जितने भी लोग पहले सब कुछ बाहर से मंगाते थे कुछ भी आइटम इसके बाहर से मंगाते थे लेकिन 10-15 साल में उन्होंने अपने आप चीजों को तैयार करना शुरू कर दिया स्किल्ड वर्कर इसमें एक चीज आती है अगर आप इसको मार्केट में प्रॉपर्ली सर्च करोगे ना अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती ये रियलिटी पता क्या हो रहा है इस टाइम पता क्या हो रहा है चीजें चाइना से आ रही उसको थोड़ा याद आ रहा है ये चीजें हो रही है अभी भी हाँ हमारे लोग जो है बड़े सारे लोग बड़े साइंटिस्ट थे बड़े लोग हैं बाहर चले जाते सर यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है सर हमारे टैलेंट की कमी नहीं है कमी नहीं है बहुत कदर ज्यादा नहीं अब ऐसा आप कल पूरे चाइना की अनोखे जुड़ी जा रही हैं अगर हम फाइटर लैंड की बात करें तेजस को कल यहाँ बनाया है। अब उसने यहीं पे बनाया उसको हाँ और अब उसकी 5th जनरेशन मतलब नई पीढ़ी ट्रेन जो बनाने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं बिल्कुल तो ऐसा नहीं है जैसे लोहा ही था तो यहाँ से और बाहर जाती थी वहाँ से तैयार होकर सरिये आता था अब यही हो रहा है नहीं अब बहुत सारी चीजें जो है उसके बाद इनिशिएटिव लिए जा रहे इसका तो चाइना में कुछ नहीं है हैं नहीं मैं एक चीज देख रहा हूँ ना 140 करोड़ हमारी भी जनता है उनकी भी अभी से एक बात आती है कि हमने जापान को पीछे छोड़ा बट मुझे नहीं लगता सर हमने जापान को पीछे छोड़ा उनकी प्रोडक्टिविटी उनके सिस्टम उनका जो तरीका है वो जापान का जो वहाँ एक प्रॉब्लम है जापान की पॉपुलेशन जो है ना वो कम है हमारी पॉपुलेशन की वजह से हम सर एटम बम फूटने के सर सबसे बड़ा इशू याद है कि एटम बम फूटे 2 और वो फिर भी हमसे आ गए बेशक छोटे हैं बेशक छोटे हैं सर वो मसला नहीं है उनका पता क्या माइंडसेट है उनको ये नहीं होता हम पता क्या फंसते हैं
हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम वो है कि हम मसलों में घिरे रहते हैं। पहले घर का मसला, फिर भाई बहन का मसला, फिर जमीन का मसला, फिर जन्मवाद, ठीक है। वो लोग मसलों में नहीं जोड़ते। अब हमारे यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए ना, सर मुझे एक बात बता दो, अगर हमारे यहाँ कोई पुल गिर जाए, हम एक महीना सारे उस पुल के साथ में वो चीज जो है ना वो आपने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको देखना पड़ेगा ना कहाँ कमी रही प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना बड़ा देश होगा, उतने बड़े मसले होंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत ज्यादा है। अब मुझे लगता है पहले नंबर पे जाने वाला है, तो मसले तो नहीं। और एक ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता है जहाँ पर हर रिलीजन, हर कास्ट, सब वो तो डाइवर्स है, इनकी पहचान ही है ये। मसलों का भी बात नहीं पड़ी। थोड़ी सी बात हुई ना पाकिस्तान के साथ, सारा देश ऐसे हो गया। वही सही, ये मसलों का फायदा है। हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनली अब देखो, ये जो इमोशनल है ना सर, ये हमें सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ये फायदा मैं नुकसान बता देता हूँ। जो हमारा कानून है ना, जो हमारा कानून चल रहा है, जिसकी वजह से रेप रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वो हमारे इमोशनली की वजह से। हम नहीं चाहते कि रेपिड्स को प्रॉपर्ली लटकाया जाए, कोई नहीं मानेगा इस चीज को। हम लोग यहीं पे क्या करेंगे। आपको यहाँ रोकता हूँ मैं। जी सर। अफ्रीका सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है इस टाइम। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी क्राइम है। उन पे आपस में वहाँ पे ब्लैक और व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट का वही मसला। छोटा। इतने साल हो गए, इतनी तरक्की कर ली उसने। डॉन है इस टाइम, वो नंबर 1 सारी कंट्री का। लेकिन वो चीज को नहीं सकते उसका। नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम चली जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, बताइए मेरे को, क्या आप एक एप्पल खाते हो, एक पेड़ होता है, सबका एक ही टेस्ट आता है, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, कोई खट्टा भी होता है, कोई फीका भी होता है। खट्टा, फीका, कौन सा लग गया? मीठा भी होगा, एक बहुत ज्यादा मीठा भी होगा, छोटा भी होगा। ये चलता रहता है। इग्नोर इट। हमें ये देखना है इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये कितनी प्रोडक्शन दे रहा है, कैसा है, हमें उसे देखना है, मसलों को छोड़ देना है। छोटा परिवार मैं पता क्या कह रहा हूँ सर, मसले छोड़ने पड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, मसले नहीं हमें आगे बढ़ने देते। 12 करोड़ हो गए, 12 करोड़ ही काम कर जाते हैं। पता क्या होता हमारे है, 140 करोड़ है, 40 करोड़ काम करे, 100 करोड़ काम करेगा। देखो ना, वो आराम कहाँ से आदत डालेंगे, ये जो फ्री की आदत डाली, ये गलत की गई ना। फ्री राशन दे दिएगा, बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर रहे, और ये कहीं ना कहीं नुकसान है। 140 है, अभी थोड़े दिन पहले 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, सिर्फ 3 करोड़। अब जाके 6 करोड़ हो गए। 140 में 6 करोड़ टैक्स दे रहे हैं। 12 करोड़ में 10 नहीं सर, इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बंदा दे रहा है। तो हर जगह है। नहीं, अगर टैक्स की बात आती है, एक तो हो गया ना जो एम्प्लॉय टैक्स दे रहे हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बच्चा भी दे रहा है, हर चीज में। इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स है। लेट्स टॉक अबाउट फिर टॉपिक पे आते हैं ना, डी मैप रूल, इसको आप लिख लो, बड़ा जरूरी है। डीपर डिफाइन, जब भी आप अगर प्रोडक्ट करें उसको आपको पता ना चाहिए कि क्या है आपका प्रोडक्ट। लॉन्च करना है, एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट प्लान करना है। अब आपको चीज याद रखना है कि कंज्यूमर की वॉइस भी आपने गैदर करनी है, मतलब कि कंज्यूमर को क्या चीज चाहिए। दैट इज द प्लान फॉर अ चेंज। अगर आपको लगता है यार ये ऐसे नहीं चल रहा है, मुझे ऐसे लाना है, एग्जाम्पल के तौर पे एड देखो, कोलगेट की एड क्या सेम आई, पहले होते थे ऐसे ऐड थे, आगे ठंडा पानी पिया, आई वो दर्द की दवा, बीच में आया अखरोट तोड़ा, दांत टूट गया। तो कहीं सेंसिटिविटी की बात आई, तो कहीं क्या हो गई, झुंझुनाहट की बात आई। और क्या नुकसान भी हुआ है कि नहीं? नुकसान, वो नुकसान में अंजलि की पेस्ट पे आई है ना, वो तो देखो ये कंपटीशन है ना मार्केट में, जब कॉम्पिटिटर्स नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा, ये तो सारी चीजें। अब देखो, चाहे पतंजलि हो, चाहे लाइबॉय हो, चाहे कोलगेट हो, सॉरी लाइबॉय साहब, कोलगेट हो, क्या लगता है कि कैप्सूलेंट था, लेकिन कैप्सूलेंट आपकी बिल्कुल डाउन। अब पेप्सोडेंट है, क्लोजर, अच्छा एक साबुन है डव, लाइबॉय और एक्सोना, एक ही कंपनी, एक ही कंपनी बना ली है ना। अब देखो एक ही आज आप पेप्सोडेंट करो, पतंजलि करो, गुडनॉट करो, आप क्या उनका आपको कुछ बिल जिसकी आपको एड सबसे ज्यादा दिखाई दे, आपके माइंड में वही चीज है। ये तो क्या जरूरत है बार बार डेली एड, हर मतलब प्रोडक्ट की एड आ रही, चाहे पतंजलि वाली हो चाहे इसकी, क्यों, ताकि माइंड में रहे, जब दुकान पे जाए हमें दिखे हम वही।
जनरेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। वो तो 80 90 जनवरी 90 की जनरेशन को कोलगेट ही पसंद था। 2000 आई कैप्सूलेंट आ गया। 2020 में पहुंचे ना तो उसका ले लिया पतंजलि ने, वो तो बड़ी मार्केट तोड़ दी और 140 करोड़ में 15 देश शामिल हो जाते हैं अभी। अब देखो उसने क्या किया, उसने 30 साल वाले नहीं पकड़े, उसने 50 वाले नहीं पकड़े, उसने कौन सी जनरेशन पकड़ी? 15 से 30 वाले। जो उसके काम की उनको मतलब 15 से 30 वालों को पकड़ेंगे, मम्मी कोलगेट ही लानी, पतंजलि लानी है, वो लाई तो भाई घर के सारे यूज करें। सो वो थी प्लानिंग। ये तो है प्रोडक्ट को किस तरीके से एक पूरे घर में लाना है। उनको पता था पहले एयरलाइंस के साथ जैसे हम लोग आज के टाइम पे वाशिंग पाउडर कोई भी यूज करें, है ना, ट्रेन कर रहे हैं, कहना कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं हम उस पर टाइटन का तो असर पड़ गया। बिल्कुल थोड़ा से एयरलाइंस के डर के आगे जीत है, पहना ये लेना है ना, ड्यूटी है, सड़क का पता है, दाल अच्छे हैं, इसका है, एक्सपेक्टेशन का है, हम एयरलाइन से ही समझ जाते हैं प्रोडक्ट कौन सा है। ये तो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बिल्कुल विद द पॉजिटिव टाइम। आप देखो डर के आगे जीत, आज तक किसी ने डर के आगे जीत है क्या? आज तक कभी किसी ने ड्यू पीने के बाद 36 साल हो गए नहीं लगाए, लेकिन प्लान कितना एड कैसे दिखाई जाता है? वो तोड़ रहा है, लोग बचा रहा है, कहीं वो छलांग लगा रहा है, कहीं वो बाइक लेके वो मारे, लेकिन पहले क्या कर रहे हो? क्यों भी ये ऐड बनाने वालों को ना एआई भी नहीं कुछ कर सकती। अब नहीं अब एआई इसमें आ जाएगा। अभी कुछ भी देखो, एनर्जी नहीं होगी मैं छोड़ूंगा ही नहीं, एनर्जी होगी मैं फटाफट छोड़ूंगा। 3 1 2 अब कितनी हो रही थी? 3, लेकिन बजी कितनी मैक्सिमम? मेरी बजी, लेकिन कुछ ने बजाई नहीं। अब मेरे को क्लास के अंदर जो टीचर आता है उसको पता होता है कि कौन बजा रहा है और कौन नहीं बजा रहा। 3 हाँ ये एनर्जी चाहिए, मजा। 4